ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और कर्नाटक से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार महा कवरेज। कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 मई को सभी सीटों पर मतदान होगा और 13 मई को नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में एक चरण में वोटिंग होगी और साथ ही नामांकन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल होगी। 21 को स्क्रूटनी होगी। और हमारे साथ प्रशांत, प्रिया और आदित्य सीधे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आदित्य, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, हाल ही में खबर सामने आई जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने कर्नाटक में रोड शो में नोटों की गड्डियां उड़ाई, तो क्या ऐसे में जनता को लुभाने के लिए अब नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए उनका आज से कर्नाटक में आचार संहिता लग गई है और ये उससे पहले की घटना है। तय बात है कि आम जनता को लुभाने के लिए सभी पार्टियां सारे हथकंडे अपनाती हैं। उसमें शराब भी परोसी जाती है और नोटों का भी वितरण होता है, कई गिफ्ट भी बांटे जाते हैं। हालांकि ये सब प्रतिबंधित होते हैं और चुनाव आयोग की इस पर निगाह रहती है। तो कर्नाटक भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए डू एंड डाई वाली स्थिति हो चुकी है। एनी हाउ इनको वो पाना चाह रहे हैं, उसमें कब्जा करना चाह रहे हैं। तो सत्ता की इस लड़ाई में कांग्रेस पूरी ताकत लगाई है। जैसा हमारे साथी प्रशांत ने भी बताया हुआ था कि कांग्रेस के भी दिग्गज और भाजपा के भी प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर दौरे कर चुके हैं। भाजपा अपने गढ़ को बचाने में लगी हुई है और वहीं कांग्रेस किसी भी सूरत में कर्नाटक में फिर से सत्ता वापसी चाह रही है। उनका जी प्रशांत, जैसा कि जेडीएस और कांग्रेस अब दोनों अलग अलग हैं और साथ ही आदित्य ये भी कहा जा रहा है कि जनता बेहद नाराज है बीजेपी से, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या कांग्रेस ये बिल्कुल मान चुकी है कि जीत हमारी होगी इसलिए पार्टी अब अलग अलग है? देखिए वहाँ पर जैसा अभी राजीव शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हुआ है मीडिया के सामने कि हम प्रचंड बहुमत से आएंगे। तो लेकिन उसके जो समीकरण, जैसे प्रशांत ने समझाया कि जेडीएस और कांग्रेस पिछली बार ज्वाइंट अलायंस करके लड़े हुए थे, इस बार इन लोगों का अलायंस नहीं हो रहा है, अलग अलग लड़ेंगे। ये बात लगभग घोषित है क्योंकि अब चुनाव का कोई वक्त नहीं बचा हुआ है। जब अलग अलग लड़ेंगे तो ऐसे में तय बात है कि वोटों का बंटवारा होगा जिसका फायदा भाजपा को मिलेगा। लेकिन भाजपा सत्ता में रही है और सत्ता विरोधी एक लहर उसकी वहाँ पर देखी जा रही है। इसीलिए भाजपा ने अचानक में चुनाव घोषित होने के ठीक पहले जो ओबीसी मुसलमानों को आरक्षण मिलता था 4%, उसको खत्म कर दिया है। इसके अलावा लिंगायत जो वहाँ समुदाय है उसको अपनी ओर, बंजारा समाज को अपनी ओर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी तमाम तरह के राजनीति है और उसमें भी तमाम तरह की नाराजगी देखने को मिल रही है। इतना तो तय है कि कांग्रेस को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। कितना मिल पाएगा, कितना कांग्रेस हासिल कर पाएगी फायदा, ये देखने वाली बात होगी उनका। ठीक, प्रिया भी न्यूज रूम से हमारे साथ सीधे बनी हुई है। प्रिया, बीजेपी का कहना है कि जीत को लेकर हम पूरी तरीके से उम्मीद रखते हैं, जीत हमारी होगी और कर्नाटक में अब तक जो हमने समीकरण देखते आए थे वो इस बार बदल जाएंगे, यानी कि अब एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी। बिल्कुल, दावों का दौर मोनिका शुरू हो चुका है और ये दावों का दौर सिर्फ आज नहीं है कि इस बार जब रिजल्ट और जो वोटिंग की जो तारीखें हैं जब वो अनाउंस हुई हैं तभी दावे देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी, क्योंकि कर्नाटक में हम देख रहे थे कि चाहे वो बीजेपी के तमाम जो शीर्ष चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे थे। जोर आजमाइश का दौर लगातार हमने देखा। कई सारी ऐसी सभाएँ जो कि या फिर हम जेपी नड्डा की बात करें या फिर अमित शाह की बात करें या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, और एक जो कॉन्फिडेंट वो जो रुख होता है वो हमें देखने को मिला था और बीजेपी इस वक्त वही बता रही है। लेकिन कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, क्योंकि कर्नाटक की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में जो तमाम मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं और दक्षिण भारत की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है वो भी अलग होती है। आप इसे कंपेयर नहीं कर सकती नॉर्थ इंडिया से और इसी वजह से तमाम जो हालात वहाँ पर बनते हैं ये बहुत अलग बनते हैं। बीजेपी भी जानती है कि कई सारी चुनौतियाँ, खासतौर पर अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है जिसको लेकर बीते कई दिनों से कर्नाटक में घमासान का माहौल हमने देखा और एक तरीके से आप देखिए चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, दोनों आमने सामने यहाँ पर नजर आई थी। हालांकि जब तस्वीरें वहाँ पर बदली हैं, महाराष्ट्र में भी इस वक्त बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर भी लगातार घमासान देखने को मिला था और इसको लेकर कांग्रेस भी काफ़ी आक्रामक नजर आई थी, काफ़ी भी हमलावर नजर आई थी। लेकिन अब उन तमाम फैक्टर्स को अपने तरीके से भुनाने की कोशिश बीजेपी करेगी। कर्नाटक के लिहाज से अगर हम बात करें तो 35 साल का जो इतिहास कर्नाटक का रहा है उसमें सरकार रिपीट नहीं होती है। एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर फैक्टर है जिसका जाहिर तौर पर बीजेपी को सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। 2018 की हम बात करें तो कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी। जेडीएस किंग मेकर की भूमिका
भूमिका में थी और यही वजह है कि देवगौड़ा के बेटे HD कुमार स्वामी को वहाँ पर सरकार मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन उसके बाद क्योंकि बगावत की बात होती है, कांग्रेस पार्टी में लगातार कई सारे ऐसे चेहरे हमने देखा जो कि अलग अलग राह पकड़े हुए, जिसका बार बार जिक्र मेरे तमाम सहयोगी कर रहे हैं, अलग अलग चेहरे अलग अलग राह पकड़े हुए नजर आते हैं। तो उनको अपने पक्ष में करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन मानिए कि बीजेपी के लिए राहें इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि चाहे वो आरक्षण का मसला हो, मुस्लिम के आरक्षण का मसला हो, इसके अलावा लिंगायत समुदाय, हालांकि जो सबसे बड़े चेहरे हैं येदियुरप्पा, वो भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और बीजेपी उसी को भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि कर्नाटक में एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कि बंजारा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि क्यों आखिर लिंगायत समुदाय के जो आरक्षण को बढ़ा दिया गया। इसके अलावा हिजाब का मसला, जिसको लेकर हमने देखा कि कर्नाटक में काफी घमासान देखने को मिला था, हालांकि मामला सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंचा, लेकिन इसको लेकर भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश यहां पर की गई विपक्ष की ओर से। क्या इस चुनाव में उस नैरेटिव जो सेट किया विपक्ष ने, वो बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा होगा, वो देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन आप ये मान कर चलिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर जेडीएस क्यों ना हो, तीनों के लिए राहें बहुत मुश्किल होने वाली है। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस, क्योंकि जो साथ रहा है कांग्रेस और जेडीएस का, वो कोई नया नहीं रहा है। 2018 में दोनों ने मिलकर ही सरकार बनाई थी। तो ऐसे में फ्री अलायंस अगर हम छोड़ भी दें तो ये बहुत ज़्यादा संभव है कि जब 13 मई को जब नतीजे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आए, 224 जो सीटें हैं उस पर जब तस्वीर स्पष्ट हो जाए, तो उसके बाद कुछ समीकरण ऐसे अगर बनते हैं तो कांग्रेस और जेडीएस, ये संभव है कि पोस्ट अलायंस हो जाए। लेकिन अभी क्योंकि तीनों की ओर से ये बात कही गई है और खासतौर पर जेडीएस ने पहले ही ये कह दिया है कि वो अलग चुनाव लड़ेगी, तो जाहिर है कि इस बात का जो कर्नाटक का दंगल है वो बहुत दिलचस्प और तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिर किसकी सरकार बनेगी और किसकी राह आने वाले वक्त में मुश्किल होगी।